नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं लोक दर्पण। आपका स्वागत है हमारी वीडियो श्रृंखला जिसमें हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपतियों की, इस देश के महामहिमों की। उन्नीस सौ नवासी लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती है। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। कुछ ही महीनों में सरकार गिर जाती है, समर्थन बदलता है और चंद्रशेखर नई सरकार बनाते हैं। लेकिन यह सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चलती। 1991 चुनाव चल रहे थे और उसी दौरान देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। राजनीति अस्थिर थी, बहुमत किसी के पास नहीं था। लेकिन इस पूरे समय में देश में कोई संवैधानिक संकट नहीं हुआ। सरकारें बदलती रही, व्यवस्था चलती रही और इसी एक कार्यकाल में 4 प्रधानमंत्रियों का दौर, 3 को शपथ, हर बार अंतिम निर्णय उसी एक कुर्सी से। यह कहानी राजनीतिक अस्थिरता की नहीं है, यह उस कुर्सी की कहानी है जो तब सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है जब सत्ता स्थिर नहीं रहती। भारत के 8वें राष्ट्रपति, देश के 8वें प्रथम नागरिक आर वेंकटरमन। 1910 तमिलनाडु का तंजावुर, एक साधारण परिवार, न कोई राजनीतिक विरासत, न कोई सार्वजनिक पहचान। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कानून का रास्ता चुना, मद्रास हाई कोर्ट। उनकी वकालत सामान्य आपराधिक मामलों की नहीं थी, वे श्रमिक संगठनों के केस लड़ते थे, औद्योगिक विवाद और कई ऐसे मुकदमे जो स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक बंदियों से जुड़े थे। धीरे धीरे एक पहचान बन रही थी, सिस्टम से टकराने वाले नेता की नहीं, सिस्टम को भीतर से समझने वाले एक कानून विशेषज्ञ की। आजादी के बाद वे अंतरिम संसद के सदस्य बने। 1950 संविधान लागू हुआ और उसी संसद में बैठकर उन्होंने देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति की शपथ ले रहे थे। उस समय वे सत्ता के केंद्र में नहीं थे, वे सत्ता की व्यवस्था को समझ रहे थे। इसके बाद उनकी भूमिका धीरे धीरे प्रशासन की तरफ बढ़ी। तमिलनाडु की राजनीति, कामराज सरकार में उद्योग और श्रम मंत्री। यह वही दौर था जब राज्य में तेज औद्योगिक विस्तार शुरू हुआ, फैक्ट्रियां, रोजगार, औद्योगिक समझौते। दिल्ली ने ध्यान देना शुरू किया। 1977 वे लोकसभा पहुंचे, केंद्र की राजनीति में एक प्रशासनिक चेहरा, फिर रक्षा मंत्री, वित्त से जुड़े निर्णयों में भूमिका और 1984 में देश के उपराष्ट्रपति। अब वे सत्ता के बाहर नहीं थे, वे संवैधानिक संरचना का हिस्सा थे। यह उबार किसी जन आंदोलनों का परिणाम नहीं था, यह कानून से शुरू की गई यात्रा थी, प्रशासन से गुजरी और भरोसे पर आके रुकी। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी संतुलन। लेकिन यहीं से एक सवाल पैदा होता है कि राष्ट्रपति पद तक पहुंचने के लिए राजनीतिक शक्ति जरूरी होता है या सिस्टम का भरोसा। 1987 दिल्ली की राजनीति असामान्य स्थिति में थी। राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, प्रधानमंत्री राजीव गांधी और दोनों के बीच विश्वास लगभग खत्म हो चुका था। बोफोर्स घोटाले की खबरें सामने आ चुकी थी, चुनाव में हार मिल रही थी, कांग्रेस के भीतर असंतोष बढ़ रहा था। दिल्ली में एक चर्चा तेज हो गई, क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं? जून 1987, 20 जून की तारीख। अफवाह यह थी कि शाम तक राजीव गांधी को हटाया जा सकता है और उनकी जगह उपराष्ट्रपति आर वेंकटरमन को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। लेकिन जब कुछ सांसदों और नेताओं ने इस संभावना पर वेंकटरमन से बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वे जानते थे गठबंधन और बगावत से बनी सरकार स्थिर नहीं रहती और अस्थिरता का हिस्सा बनना उनकी पूरी राजनीतिक पूंजी खत्म कर सकता था। यही वह क्षण था
जिसने दिल्ली को एक और संकेत दिया। यह व्यक्ति सत्ता लेने के लिए नहीं, सिस्टम को अस्थिर नहीं बनाएगा, लेकिन यह सिस्टम को स्थिरता के साथ चलाएगा। उधर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला था, नए राष्ट्रपति का चुनाव भी होना था। कांग्रेस के भीतर कई नाम चल रहे थे, लेकिन राजीव गांधी की प्राथमिकता स्पष्ट थी। उन्हें चाहिए था एक ऐसा राष्ट्रपति जो टकराव नहीं बढ़ाए, जो व्यवस्था को स्थिर रखे। 21 जून 1987 राजीव गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आर वेंकटरमन से मिलने पहुंचे। उन्हें बताया गया पार्टी उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना चाहती है। वेंकटरमन ने सिर्फ एक शब्द कहा, धन्यवाद। कहा जाता है उस मुलाकात में एक हल्की बातचीत भी हुई। मजाक में पूछा गया, उम्मीद है आप प्रधानमंत्री को बर्खास्त नहीं करेंगे। वेंकटरमन का जवाब था, मैं संविधान को बर्खास्त नहीं करूंगा। उस चुनाव में सिर्फ औपचारिक ही रह चुका था। कांग्रेस के पास सिस्टम स्पष्ट था और कुछ भी समय के बाद आर वेंकटरमन भारत के 8वें राष्ट्रपति चुने गए। लेकिन असली चुनौती चुनाव नहीं थी। चुनौती यह थी एक ऐसी कुर्सी संभालना जहां राजनीति अस्थिर होने वाली थी, और यहीं से एक नया दौर शुरू होता है जहां सरकारें बदलेंगी, लेकिन कुर्सी को स्थिर रखना होगा। 1989 लोकसभा चुनाव, परिणाम साफ था। देश ने किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन 200 सीटों के नीचे सिमट चुकी थी। परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का अवसर दे सकते थे, लेकिन राजीव गांधी ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। अब निर्णय राष्ट्रपति के सामने था। जनता दल ने सरकार बनाने का दावा किया, वाम दलों का समर्थन, बाहर से भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन। आर वेंकटरमन ने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। देश को एक नई सरकार मिल गई, लेकिन स्थिरता ज्यादा समय तक नहीं रही। मंडल आयोग का फैसला, देश भर में विरोध, राजनीतिक टकराव। कुछ ही महीनों में जनता दल टूट गया, सरकार गिर गई। अब एक और दावा सामने आया, चंद्रशेखर कांग्रेस के बाहरी समर्थन से उन्हें सरकार बनाने की इच्छा जताई। राष्ट्रपति ने संख्या का आश्वासन मांगा, लिखित समर्थन लिया और चंद्रशेखर देश के नए प्रधानमंत्री बने। लेकिन यह सरकार भी स्थायी नहीं थी। कुछ ही महीनों बाद कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। मार्च 1951 में चंद्रशेखर ने इस्तीफा दे दिया। देश फिर से चुनाव की ओर बढ़ गया। चुनाव प्रक्रिया चल रही थी। 21 मई 1951 राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। देश एक और संकट में था। चुनाव के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में थी। आर वेंकटरमन ने पीवी नरसिंह राव को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। 5 साल का कार्यकाल, 4 प्रधानमंत्री, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिंह राव। सरकारें बदलती रही, गठबंधन बनते और टूटते रहे, लेकिन हर बार निर्णय एक ही कुर्सी को लेना था। और यही वह दौर था जब राष्ट्रपति की भूमिका औपचारिक नहीं रही, वह राजनीतिक स्थिरता का अंतिम बिंदु बन चुकी थी। सरकारों का गिरना सिर्फ राजनीतिक घटना नहीं होता, हर बार एक खाली जगह बनती है, और उस खाली जगह में देश को यह भरोसा चाहिए होता है कि सत्ता संविधान के भीतर ही रहे। 1989 के बाद राष्ट्रपति भवन लगातार दावों का केंद्र बन गया था। कौन सरकार बनाएगा, किसके पास संख्या है, समर्थन स्थायी है या नहीं, हर बार आर वेंकटरमन ने एक ही तरीका अपनाया, दावा नहीं, लिखित समर्थन चाहिए। जब चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने पहुंचे, राष्ट्रपति ने एक सीधा सवाल पूछा। देश आर्थिक संकट में था, विदेशी मुद्रा भंडार गिर रहा था, खाड़ी युद्ध का असर सामने था। उन्होंने पूछा, क्या ये सरकार स्थिर रह पाएगी? समर्थन पत्र देखने के बाद भी शपथ दिलाई गई। यह राजनीतिक भरोसा नहीं था, यह संवैधानिक सावधानी थी। लेकिन संकट यहीं खत्म नहीं हुआ। 1991 चुनाव के बीच राजीव गांधी की हत्या। देश भावनात्मक और राजनीतिक दोनों तरफ के शून्य में था।
चुनाव पूरे हुए, परिणाम आए, किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, फिर वही स्थिति, दावा, समर्थन, अनिश्चितता। इस बार आर वेंकटरमन ने पीवी नरसिंह राव को सरकार बनाने का अवसर दिया। एक अल्पमत सरकार, लेकिन संवैधानिक रूप से सबसे स्थिर विकल्प। उनके कार्यकाल में एक और महत्वपूर्ण निर्णय हुआ 1991 में। आर्थिक संकट अपने चरम पे था। नई सरकार ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। उदारीकरण, यह सिर्फ नीति परिवर्तन नहीं था, यह व्यवस्था की दिशा बदलने का निर्णय था। और यह सब उसी समय हुआ जब राजनीतिक स्थिरता लगभग तय नहीं थी। यही इस कार्यकाल की असली भूमिका थी। कोई टकराव नहीं, कोई असाधारण बयान नहीं, सिर्फ एक शांत प्रक्रिया जहां संकट के बाद सत्ता को संविधान के भीतर वापस लाया गया। 1987 से 1992 तक देश ने लगातार बदलाव देखे। सरकारें बदली, बहुमत टूटे, गठबंधन बने, नेता गए, नए चेहरे आए, लेकिन इस पूरे दौर में एक चीज नहीं बदली, प्रक्रिया। किसे बुलाना है, किससे समर्थन मांगना है, कब चुनाव कराना है, कब नई सरकार को मौका देना है, हर बार निर्णय राजनीतिक सुविधा से नहीं, संवैधानिक प्रक्रिया से लिया गया। यह वह समय था जब भारत की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर रही थी। एक दलीय स्थिरता खत्म हो रही थी और गठबंधन युग शुरू हो रहा था। इस नए दौर में राष्ट्रपति की भूमिका औपचारिक नहीं रह सकती थी। उन्हें निर्णय भी लेना था और संतुलन भी बनाए रखना था। आर वेंकटरमन इसलिए याद नहीं रखे जाते कि उनके कार्यकाल में 4 प्रधानमंत्री बने। वे इसलिए याद रखे जाते हैं क्योंकि इतनी राजनीतिक अस्थिरता के बीच भी संवैधानिक स्थिरता बनी रही। भारत का प्रथम नागरिक सत्ता चलाने के लिए नहीं होता, वह सत्ता के बदलाव को व्यवस्था में बदलने के लिए होता है। और जब बदलाव तेज हो तो सबसे जरूरी होता है कि कुर्सी शांत रहे। अगले एपिसोड में एक ऐसा राष्ट्रपति जिसे सबसे जटिल गठबंधन दौर में सरकारों के बीच संवैधानिक संतुलन बनाए रखना पड़ा। हम बात करेंगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की।